तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th टॉपिक में जो सेकेंड चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग इस टॉपिक पर थे आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स। तो उस वीडियो में हम लोगों ने आइसोबार्स तक देखा हुआ था, आइसोटोप्स भी हम लोगों ने देख लिया था और उसके सारे डिटेल्स को भी समझे थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स हम लोग वैसे एटम्स को कहते हैं, आइसोटोन्स हम लोग वैसे एटम्स को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, वैसे को हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक, तो दोज एटम्स which have same number of neutrons are called आइसोटोन्स। आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लें, समझ गए, सेम नंबर होगा किसका? न्यूट्रॉन्स का, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं ऐसे लेता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ये और यहाँ पे नाइट्रोजन 14। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालें, n हम लोग ने डिनोट किया था नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, तो 14 माइनस 7 तो कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है, 7 आया। और एक दूसरा एटम ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कार्बन ले लूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ये होता है कार्बन 13। अगर मैं कोई ऐसा यहाँ पे लिख दूँ कार्बन 13, ठीक है, सपोज, या फिर इसको ऐसे कर ले तो ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 12 और कार्बन 13 नहीं, कार्बन 14 होता है। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, नाइट्रोजन का आइसोटोप्स जो है एक ये भी होता है नाइट्रोजन 15, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 15 माइनस 7 यानी 8। और कार्बन का भी हम लोगों ने आइसोटोप्स पढ़ा है, कार्बन 12, कार्बन 14। तो ये कार्बन 14 है, ये नाइट्रोजन 15 है। तो इसमें जब हम इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे इसमें, तो दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे ये और ये, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, तो 14 माइनस 6 यानी कि 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ रहा है ना। तो ये दो एटम्स जो है, ये दोनों एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स मतलब क्या हो गया? वैसे एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने आइसोटोन्स को भी समझा, है ना। और इसके अलावा एक और टर्म है, हम लोग उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो उसे भी देख लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन वो टर्म ऐसे बाद में भी आएगा,
आना ज़्यादा सही है। एक और हम लोग ऐसे, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। एक और इसी तरह से रिलेटेड होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि एक ही टाइप का चीज़ है इसलिए, और ऐसे वो आता है बाद में। तो देखिए, जैसे पहले, उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें ज़रा सा, एक छोटी सी बात है यहाँ पर। एटम, एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो इट कैन आइदर लूज द इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब हो गया, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यानी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि एटम खुद तो है न्यूट्रल, उसमें जब कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ ऐड करेंगे तो ये खुद क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वाला चीज़ बन जाएगा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज़ हो जाएगा। ये स्पीशीज़ मतलब कोई भी चीज़, है ना। और एटम है न्यूट्रल, यानी कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों का जो नंबर होगा चार्ज का वो दोनों सेम होगा, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो दोनों सेम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम है। तो जब नंबर दोनों का सेम है, उसमें से अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ को बाहर निकाल दें तो तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो एटम जो है वो अब एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझना होगा ये, यानी हम लोगों ने क्या अभी समझा हुआ है कि एटम खुद में, एक ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ ऐड हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया यानी कि वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ बन जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, ठीक। उसमें कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ निकल गया यानी कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ कम हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ ज़्यादा जब हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ बन गया कि नहीं, तो वही बन गया, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं केटायन, ठीक है। तो इस तरह से एनायन और केटायंस, यानी एटम जो है वो एनायन में भी कन्वर्ट होता है, एटम जो है वो केटायन में भी कन्वर्ट होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कन्वर्ट होने के बाद वो तो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो ये जो एनायन है या फिर केटायन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस, है ना। आयंस, आयंस मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ या नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ वो सब आयंस है। कहने का मतलब ये चार्ज्ड बॉडी, चार्ज दो तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, प्लस और माइनस। तो कोई भी चीज़ जिस पे चार्ज हो या तो प्लस या तो माइनस, तो उस चीज़ को हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोगों को ध्यान भी देना होगा। तो इसको जरा से मैं रब कर दूँ।
तो यहाँ पर ये जो है any charged species, ठीक है, any charged species are called ions, ठीक है, कोई भी चार्ज स्पीशीज को हम लोग आयंस कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, और ये तो हो ही गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी ऐसे स्पीशीज मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द केमिकल स्पीशीज having same number of electrons in them are called isoelectronic species, ठीक है। तो ऐसे केमिकल स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या सेम रहता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, द केमिकल स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो क्लियर है एकदम। तो एग्जाम्पल्स में जब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब जैसे एग्जाम्पल्स को समझना है, याद नहीं करना है। जैसे देखिए, जैसे कि सोडियम अगर मान लेते ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 11, क्योंकि सोडियम एक एटम है और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें तो 11 है, ठीक है। अब मैं कोई और चीज़ ले लूँ, जैसे अगर सपोज़ मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, कोई और चीज़ ले लूँ इसमें, अब जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक, और 12 होता है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होते हैं, वो भी 12 होता है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, इसका क्या मतलब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव चार्ज आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है तब। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, सपोज Mg+, सपोज अगर ऐसा लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, इसमें 12 मैग्नीशियम एटम जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, 1 प्लस लिख दिया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, प्रोटॉन नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ कर देगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 11 बचेगा ना, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों में, इन दोनों चीज़ों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11। तो इसलिए ये दोनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ये जैसे एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे Na अभी हम लोगों ने लिखा तो Na+ कर दिए तो क्या हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, ठीक है। और
एक प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा वो तो 10 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 9 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ कि उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 9 प्रोटॉन्स भी होंगे। अब जब मैं इस पे एक नेगेटिव चार्ज डाल देता हूं तो ये कहलाएगा फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन से क्या हो गया? फ्लोराइड आयन। ठीक है। तो फ्लोराइड आयन में एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोराइड आयन यानी F माइनस, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 9 पहले था, अब एक ले लिया, तो कितना हो गया? 10, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? ओके। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इस केस में हम लोग कह सकते हैं जैसे एल्युमिनियम, ठीक। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 13 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ कि उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब 13 में अगर वो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 13 में से 3 लॉस, तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो Al3+ आयन जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया इस दोनों के। ठीक है। उसी तरह से नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता ही है ऑलरेडी, तो 10 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? उतना ही 10। तो नियॉन जो है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं आराम से। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन एक एटम है, न्यूट्रल है, 8 एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, दोनों ही चीज़ें 8। अब अगर वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लिया ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब जो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उस पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 10। 8 था और 2 उसने गेन कर लिया, तो 8 था और 2 गेन कर लिया तो कितना हो गया? 10। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंट मैंने स्पीशीज़ लिखा है जिसमें ये एटम है, ये एनायन है, कैटायन, एनायन, कैटायन, है ना। तो जो भी है एटम है और आयंस है, चाहे वो कैटायन या एनायन हो, तो उन सब में लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, यानी कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम है तो ऐसे स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, यानी कि सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब समझ सकते हैं। तो वैसे केमिकल स्पीशीज़ जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या सेम हो, तो वैसे कोई हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है। और उदाहरण आपके सामने में मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आइसोबार्स समझा, आइसोटोप्स को भी समझा और आइसोटोन्स को भी समझा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इसको भी समझा हम लोगों ने। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी। अब हम लोग जो बात करेंगे इस पर, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल को समझा था, है ना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था
कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, है ना। जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो इस मॉडल को हम लोग प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। प्लानिटरी मॉडल क्यों? क्योंकि प्लैनेट सिस्टम, जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है उसके जैसा है ये मॉडल। तो हमारे प्लैनेट में क्या है, सन है सेंटर पे, जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, सन है। सन फिक्स्ड होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अराउंड, मतलब यहाँ पे जैसे क्या था प्लैनेट, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है और भी बहुत सारा प्लैनेट है, तो वो अर्थ जो है वो इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, यही ना हमारा प्लैनेटरी मॉडल है, ठीक है। तो अर्थ ये मूविंग है और ये जो होता है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब फिक्स, जो मूव नहीं करता है, स्टेशनरी है, ठीक है। और अर्थ जो है ऐसे जा रहा है तो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन जो इसके अराउंड घूम रहा है वो रिवॉल्यूशन है। और प्लस अपने एक्सिस पे रह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी घूम रहा है, यानी कि अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है कुछ इस तरह से, अपने एक्सिस पे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो ये रोटेशन कहलाता है। और इसी तरह से घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूमती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो अराउंड द सन रिवॉल्यूशन, और खुद अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है तो वो रोटेशन। उसी तरह से जैसे ये हो गया, और अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो रिवॉल्यूशन, वो अपने एक्सिस पे जो घूमती है तो वो रोटेशन कहलाता है, और अराउंड द न्यूक्लियस जो घूमती है तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम भी जो है वो स्फेरिकल होता है ऐसे, और स्फेरिकल पाथ पर, यानी कि सर्कुलर पाथ, जो जैसे ये सर्कुलर पाथ है उस पर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, और सेंटर पे उन्होंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया था कि सेंटर पे जो छोटा सा हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है उसको क्या कहा था उन्होंने, न्यूक्लियस कहा था। और उन्होंने कहा कि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, ठीक है। जस्ट देखिए प्लैनेट की तरह ही लग रहा है ये मॉडल, तो प्लैनेट की तरह ही चूंकि ये मॉडल है इसलिए इसका नाम भी हो गया प्लैनेटरी मॉडल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो ये कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस तो ये चीज़ हो गया, और उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, कोई डाउट नहीं। तो न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है, ठीक है। यही है रदरफोर्ड मॉडल, है ना। तो इस मॉडल में कुछ कमी है, उन कमियों को हम लोग एक टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे, और उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, कमी या लिमिटेशन भी कह सकते हैं, कि क्या कमी रह गई उसमें, क्या खामियां रह गई उसमें, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो इस मॉडल का हम लोग ड्रॉबैक्स जानेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स को भी लिमिटेशंस भी आप कह सकते हैं ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल।
एटम। ठीक है, तो ड्रॉबैक को जरा सा समझा जाए, क्या है ड्रॉबैक। देखिए, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने जो है उन्होंने ये कहा था, मैं शॉर्ट में भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। मैक्सवेल साइंटिस्ट इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई चार्ज्ड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्सवेल ने ये स्टेट किया था कि जब भी कोई चार्ज्ड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड रेटेड मोशन में हो, तो वो एनर्जी लूज करता है। loses energy in the form of रेडिएशन। ठीक है, ये मैक्सवेल का स्टेटमेंट था, है ना। और उन्होंने इसे प्रूव भी किया था कि जब भी कोई बहुत ही सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म और आवेशित कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड बॉडी हो, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उस पर, और वो बहुत ही छोटा होगा, और वो जब एक्सेलरेटेड मोशन में या डी एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है, तो उससे एनर्जी का लॉस होता है, उससे एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, और वो जो एनर्जी का लॉस होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो उसके हिसाब से जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया एटम का, उसमें बताया उन्होंने कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो मैक्सवेल के हिसाब से अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और चार्ज्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता ही है इलेक्ट्रॉन पे। और सर्कुलर मोशन का जो एग्जाम्पल होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बदल जाता है, यानी कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इसलिए सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज्ड है, माइक्रोस्कोपिक भी है और एक्सेलरेटेड मोशन भी है, तो फिर ये जब मूव करेगा तो इससे तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी यानी कि बाहर निकलते रहना चाहिए, हर पॉइंट पे कहीं पे भी थोड़ा सा भी मूव करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा। और एनर्जी जब किसी चीज़ से निकलेगा तो एक ही पाथ पे वो कैसे ट्रैवल कर सकता है। तो मैक्सवेल के हिसाब से हर एक पॉइंट पे जब एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो इस तरह से मूव करता जाएगा और उसका एनर्जी का लॉस होता जाएगा, एनर्जी बाहर निकलता जाएगा और वो सेम पाथ पे नहीं मूव करेगा, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए था। और उस हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा तो फिर एटम तो रह नहीं जाएगा, है ना, एटम तो रह नहीं पाएगा फिर, यानी कि एटम ख़त्म हो जाएगा, यानी एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो इस तरह से मैक्सवेल के हिसाब से रदरफोर्ड ने जो कहा उसके हिसाब से ये हो जाना चाहिए था, यानी एटम जो है वो स्टेबल नहीं होना चाहिए था। ये रदरफोर्ड जो किया उसके हिसाब से मैक्सवेल का ये एक्सप्लेनेशन था और ये सही भी था। लेकिन रदरफोर्ड भी जानते थे, मैक्सवेल भी जानते थे कि एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा होता नहीं है एटम में, ये सब जानते थे। लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए था इस स्टडी के हिसाब से, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, मैक्सवेल के हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए था और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी था, लेकिन एटम में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है,
तो एक तरह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह गया रदरफोर्ड के मॉडल का। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉबैक में क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 ड्रॉबैक में क्या लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड could not explain the stability of the atom। ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड जो है वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने तो कहा कि ऐसे मूव करता है और इसलिए एक सर्कुलर पाथ पे वो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है और एटम वैसा होता है, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन वैसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता है, ये वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये जो कमी है, खामी है, ये एक बहुत बड़ी कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल का। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके।